आज डेट है 18 अक्टूबर एंड अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का द हिंदू। फ्रेंड्स, आज से मैं सिर्फ करंट अफेयर एंड स्टैटिक का ही पोर्शन कवर करूंगा, जो आपका वोकैब का पार्ट है, जिसमें आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और उनके यूजेस, इसको डिस्कस करने के लिए एक नए टीचर जो ज्वाइन करेंगे हमारे चैनल को, उनका वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा इस चैनल पे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है, इट सेज केरला गवर्नर सेज ही कैन सैक इरेंट मिनिस्टर्स। मैं सिर्फ आपको मीनिंग बताऊंगा और वोकैबलरी का जो थेजर्स का पोर्शन होता है वो आपको नए टीचर आपको बताएंगे। तो केरला के गवर्नर ने कहा है कि ही कैन सैक, वो सैक कर सकते हैं। सैक का मीनिंग होता है किसी को एम्प्लॉयमेंट से हटाना। इरेंट वो लोग होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे मिनिस्टर्स को वो हटा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट से जो गवर्नर की बात नहीं मानते हैं। हालांकि गवर्नर के पास अथॉरिटी नहीं होती मिनिस्टर्स को हटाने की, ठीक है। सो अभी उसको भी हम देखते हैं। तो जैसे केरला जो न्यूज़ में इतना आ रहा है और गवर्नर से और वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में तनातनी चल रही है। केरला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है अभी। तो जैसे केरला क्या था, फर्स्ट स्टेट था अभी रिसेंटली बना है जिसने अपना खुद का इंटरनेट सर्विस लॉन्च की है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस, ठीक है, हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। और अगर हम गवर्नर की बात करें, गवर्नर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देखें। इंडिया के जो गवर्नर होता है वो कौन होता है? वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। और ये एक लिंक की तरह काम करता है किसके बीच में? यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। ये दोनों ही क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में कई बार पूछे गए हैं कई एग्जाम्स में। गवर्नर से रिलेटेड भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट है, ये किस पार्ट में है? गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर का पार्ट 6। गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 153, 153। इस आर्टिकल के अंतर्गत ये बताया गया है देयर शैल बी गवर्नर इन ईच स्टेट, हर स्टेट में एक गवर्नर होगा। तो क्या क्या एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट में भी अपॉइंट किया जा सकता है? बिल्कुल, उसकी भी कंडीशन दी हुई है, ठीक है। एक पर्सन कैन बी अपॉइंटेड गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। गवर्नर के अपॉइंट करने के लिए कितनी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब की गई है? तो मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, और यही सेम एज राष्ट्रपति के पद के लिए भी है। गवर्नर का कार्यकाल यानी टर्म पीरियड कितना होता है? तो वो 5 साल का होता है। और अभी ये जो कल पेट के पेपर हो रहे थे उसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 356 ये किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 356 ये प्रेसिडेंट रूल्स रिलेटेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है? जब स्टेट की मशीनरी काम करना बंद कर देती है, या स्टेट में जो वर्किंग पीपल होते हैं, जो सीएम मिनिस्टर, जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, किसी तरह से वो भंग हो जाती है। तब क्या करता है? गवर्नर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस स्टेट में। उस स्टेट का गवर्नर का काम होता है कि प्रोक्लेम करता है, वो लिखित में देता है प्रेसिडेंट को कि इस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ठीक है। तो आर्टिकल 356 ये आपको याद रखना है। मिनिमम एज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस आर्टिकल में गवर्नर का अपॉइंटमेंट? आर्टिकल नंबर 153। इसमें जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अमेरिकन हिस्टोरियन कॉन्फर्ड सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड। अमेरिकन हिस्टोरियन, इनका नाम है बारबरा मेटकाफ। इनको दिया गया है 2022 का सर सैयद अहमद एक्सीलेंस अवार्ड। और ये अवार्ड किस इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जाता है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के द्वारा इसको दिया जाता है। क्यों दिया गया है? क्योंकि 205वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की जा रही है AMU के द्वारा। इनका नाम आपको याद रखना है, हर नेम इज़ बारबरा मेटकाफ। अगर सर सैयद अहमद खान के बारे में कुछ फैक्ट्स भी हम लोग देख लेते। सर सैयद अहमद खान, ठीक है, इनका एक बहुत फेमस आर्टिकल छपा था, उसका नाम था द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये आर्टिकल किस रिवॉल्यूशनरी के द्वारा लिखा गया है, किस एजुकेशनिस्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। एज वी ऑल नो, सर सैयद अहमद खान वाज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। और इनकी एक मैगजीन भी छपती थी, उस मैगजीन का क्या नाम था? तहजीब उल अखलक, AKHLAQ, तहजीब उल अखलक। और सर सैयद अहमद खान ने एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी, उस सोसाइटी का नाम था साइंटिफिक सोसाइटी, राइट, साइंटिफिक सोसाइटी। और ये अलीगढ़ में इस्टेब्लिश हुई थी किस ईयर में? 1864 में इस्टेब्लिश की थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक न्यूज़ विद हिम इज इन 1877। यू हैव टू रिमेंबर दिस ईयर ऑल्सो। इन 1877 ही एस्टैब्लिश्ड एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, राइट, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो नया नाम है इसी को रिप्लेस करके रखा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। द ईयर वॉज 1877। Next news is here it says principles of CAA can be applied to Lankan Hindu Tamils। जो
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया भारत में, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अमेंड किया गया है 2019 में, ठीक है। वैसे तो ये एक्ट 1955 में आया था, CAA, उसको अमेंड किया गया है 2019 में। तो इस अमेंडमेंट के तहत भारत में 6 कम्युनिटीज़, राइट, ये आपको याद रखनी है, टोटल 6 कम्युनिटीज़ थी जिनको इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट करने का प्रावधान दिया गया है। इसमें हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस इंक्लूड है, लेकिन सिर्फ ये 3 कंट्रीज से ही होने चाहिए। नंबर 1 इज़ पाकिस्तान, नंबर 2 इज़ बांग्लादेश एंड नंबर 3 इज़ अफगानिस्तान। तो ऐसे लोग जो श्रीलंका के रेफ्यूजीज़ हैं, इनको हम लंकन तामिल्स भी बोलते हैं, उनके बारे में क्या, तो इस एक्ट में इनके बारे में तो कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग जो श्रीलंका के रेफ्यूजीज़ थे, उन्होंने हाई कोर्ट में केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि हमको भी सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि मदुरई बेंच सेज द दे वर द प्राइमरी विक्टिम्स ऑफ द रेशियल स्ट्राइफ इन द कंट्री। वो विक्टिम थे, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज नाउ हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो ये था सिटीजनशिप से रिलेटेड। और भारत में अगर सिटीजनशिप के बारे में देखें तो जो इनका किस पार्ट में सिटीजनशिप आती है, तो पार्ट 2 में आती है, पार्ट 2। और सिटीजनशिप का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 5 to 11, 1 से 11 में आते हैं, ठीक है। क्या भारत में सिटीजन को डिफाइन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सिटीजन को डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये आप देख रहे हो, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। बिगेस्ट स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम ट्रिगर्स केओस, केओस का मतलब होता है दुविधा में डाल देना। एट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड इन यूपी, जो पेट का रिसेंट एग्जाम हुआ था, हम सब ने देखा कितनी भीड़ थी उसमें, एंड ट्रेनें और बस मिलना तक मुश्किल था। देखो नेक्स्ट न्यूज़ आती है, इट सेज स्ट्रेंथनिंग डॉलर स्ट्रेंथ्स फॉरेन रिजर्व्स अक्रॉस नेशंस। जो स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, मजबूत बनाना, मजबूत होना। जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है, स्ट्रेंथ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अदर कंट्रीज़ की करेंसीज हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन रिजर्व्स का, वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, दैट इज़ डाउन हो रहा है करेंसी, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो इसमें ऐसा क्यों हो गया भाई, मैंने आपको कल भी ये बताया था ये चीज़, और ये अक्सर न्यूज़ में आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि यूएस की जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है, फेडरल रिजर्व, उसने अपने इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा सभी अदर कंट्री से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और कहाँ लगा रहे हैं, यूएसए में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वहाँ पे। अब जब हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और कंट्री से दूसरी कंट्री से पैसा निकल रहा है, तो जो इनका एक्सचेंज रेट होता है वो फॉरेन रिजर्व्स और एक्सचेंज रेट दोनों ही डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चार्ट बना हुआ है आप इसमें देख सकते हो, जापानीज़ येन, इसको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, -25.6। येन करेंसी है, याद रखना आपको, जापान की। तो और कोरोना करेंसी है स्वीडन की, इसको नेक्स्ट लॉस हुआ है। इस तरह से आप इंडियन रुपी को देखोगे, इंडियन रुपी को कितना लॉस हुआ है, -10.9 का। तो ये है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन रिजर्व जो होता है ना, जिसको हम यहाँ पे देखो आप इस जगह पे, ये कह रहा है रिजर्व इंक्लूड। ये क्वेश्चन कई बार PCS वगैरह में पूछा गया है कि भारत के फॉरेन रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉरेन करेंसी के लिए, इंडिया में फॉरेन रिजर्व के लिए। उसमें से जो नंबर 1 है वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स। इसमें गोल्ड होना चाहिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR, इसके बारे में एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। SDR ये करेंसी नहीं होती है, SDR, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट इसका फुल फॉर्म होता है, जो IMF के पास ये होता है, ठीक है, हर कंट्री का SDR होता है IMF के पास। और रिजर्व ट्रांसशिप पोजीशन, तो ये 4 फैक्टर होने चाहिए जिसकी वजह से किसी कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व होता है वो ऊपर जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये कह रहा है कि हाउ डज टोकनाइजेशन प्रिवेंट ऑनलाइन कार्ड फ्रॉड। टोकनाइजेशन सिस्टम जो अभी RBI ने रिसेंटली लॉन्च किया था, आपको पता होगा, RBI ने टोकनाइजेशन सिस्टम कब से इफेक्टिव किया है पूरे इंडिया में, 1 अक्टूबर 2022 से। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। 1 अक्टूबर 2022 से। टोकनाइजेशन क्या होता है, जैसे अभी तक हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते थे, तो हम जब पेमेंट वाले पेज पे जाते थे ना, पेमेंट गेटवे पे लिखा होता था, फिर हम अपना कार्ड डिटेल्स एंटर करते थे और फिर OTP आता था और उस तरह से पेमेंट होती थी। और जो कार्ड डिटेल्स होती थी वो इनके पास चली जाती थी, इनके पास ऑटोमेटिक सेव हो जाती थी। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम पेमेंट करने जाओगे तो कार्ड डिटेल्स नहीं पूछता था, सिर्फ OTP आता है और आपकी पेमेंट हो जाती है। और कई बार क्या होता था, हम सुनते थे कि कार्ड डिटेल्स का डेटा लीक हो रहा है और ब्लैक वेबसाइट्स पे, ब्लैक सर्वर्स पे, डार्क सर्वर्स पे वो डेटा बिक रहा है, 10 रुपये में एक कार्ड की डिटेल जा रही है। तो इन सबसे बचने के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। देखो जब आप पेमेंट गेट, अभी इसमें क्या है, जब आप पेमेंट गेटवे पे जाओगे तो जहाँ पे आपको कार्ड डिटेल्स एंटर करनी होती थी और वो कार्ड डिटेल्स नंबर के फॉर्म में सेव होती थी किसी पर्टिकुलर सर्वर पे, अब वो एक कोड के फॉर्म में सेव होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस फॉर्म में सेव होगी, कोड के फॉर्म में सेव होगी। इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर मर्चेंट, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, हमारे पास उनके पास कार्ड की डिटेल्स नहीं जाएगी, सिर्फ कोड्स जाएंगे जिसको वो सेव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है टोकनाइजेशन सिस्टम। यहाँ पे लिखा है RBI हैज़ मैंडेट कर दिया गया है सभी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स के लिए
एंड फ्रॉम 1 अक्टूबर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको जस्टिस चंद्रचूड़ डी वाई चंद्रचूड़ को अपॉइंट किया गया है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो इनका नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस के पदों ने हाफ सेंचुरी मार दी है, 50वें चीफ जस्टिस जो हैं चंद्रचूड़ बन चुके हैं। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए बने हैं? ये बने हैं 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए। और भारत का चीफ जस्टिस बनने से पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं। अभी कल ही पेट के पेपर में, यूपी पेट के पेपर में हिमाचल प्रदेश का स्कीम आई थी, नारी को नमन, राइट, नारी को रमन स्कीम। ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आंसर था इसका हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। और इसी साल जनवरी के मंथ में हिमाचल प्रदेश भारत का पहला स्टेट बना है फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़, इट सेज इंटरपोल हैज़ नो रोल इन कर्बिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। देखो, इंटरपोल का क्वेश्चन जो था सीजल मेंस में पूछा गया था, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में। इसकी एक मीटिंग हो रही है इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ, और भारत में जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो है प्रवीण सिन्हा, ये CBI के डायरेक्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये कह रहा है कि एट डिफेंस एक्सपो इंडिया टू पिच मिलिट्री टूल्स टू अफ्रीका। डिफेंस एक्सपो होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। ये डिफेंस एक्सपो जो भारत में हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? और ये 12th नंबर का डिफेंस एक्सपो है। ठीक है, 12th डेफ एक्सपो, एग्जाम में भी ये डेफ एक्सपो के नाम से आता है। तो ये हो रहे हैं इस बार गांधीनगर, गांधीनगर कैपिटल है गुजरात की। ठीक है, और अगर हम डिफेंस की बात करें तो जो इंडिया है, अभी जब सिप्री की रिपोर्ट आई थी SIPRI, जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। ठीक है, इंपोर्टर ऑफ आर्म्स, ये आपको याद रखना है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म। और नंबर 1 पे है इंडिया, तो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सऊदी अरब। ये पहली बार ऐसा हुआ है, सऊदी अरब सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म बन चुका है। ठीक है, और किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया इंडिया को? एक्सपोर्ट किया है आर्म्स का, तो नंबर 1 कंट्री सप्लायर है इंडिया को रशिया। पूरे एक्सपोर्ट का 46%, पूरे इंपोर्ट का 46% सिर्फ रशिया से आया है। ठीक है, अगली न्यूज़ है कि 41.5 करोड़ इंडियंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर हो चुके हैं अभी 2005-2006 से। और लेकिन फिर भी इंडिया है वो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ पे हैं? इंडिया में। और नंबर 2 कंट्री है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया की कैपिटल कौन है? क्या है? नाइजर, NIGER। नेक्स्ट न्यूज़ है कि PM मोदी इनॉग्रेटेड 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम। यू हैव टू रिमेंबर दिस। देखो, अभी हम आते हैं वर्ल्ड की खबरों पे, और इसमें ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये डेली आ रहा है। ईरान में जब से महसा अमीनी की डेथ हुई है हिजाब मामले को लेके, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ईरान की कैपिटल है तेहरान, और करेंसी है रियाल, RIAL। और इधर इराक के बारे में दिया है, इराक के न्यू प्रेसिडेंट, आपको नाम पता होना चाहिए न्यू प्रेसिडेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ राशिद। ठीक है, प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ राशिद। और इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद, BAGHDAD, बगदाद। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो, स्टैटिक न्यूज़ से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, अगर आप इसको नोट कर रहे हैं, तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।